हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जेईई मेन क्रैश कोर्स। तो हमने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक किया था। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा और आपने उसके पीवाईक्यूज भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मैट्रिसेस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिसेस का सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्या कहता है वो, लेट ए बी सी डी बी मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी एंड सी इंटू सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी, देन डी इक्वल्स। तो हमने डी मैट्रिक्स निकालना है और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो एक ही टर्म्स में वो लिखा हुआ है। तो चलिए हम डी से शुरुआत करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि डी मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है सी इंटू सी ट्रांसपोज। अब क्योंकि मुझे ए पे जाना है तो यहां से जो सी मैट्रिक्स है अगर आप ध्यान से देखो तो वो मुझे दिख रहा है दैट इज माइनस ऑफ बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो मैं सी की ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो डी आ जाएगा मेरे पास, सी की जगह आ गया माइनस बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ऑफ कोर्स सी ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज अगर मैं यहां से देखूं तो सी ट्रांसपोज क्या आएगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये माइनस को आप बाहर रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक प्रॉपर्टी आती है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर होल ट्रांसपोज होता है तो वो आता है मेरे पास सेकेंड का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज बी इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज विच इज बी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जो सी का ट्रांसपोज है वो आ गया मेरे पास माइनस ऑफ बी इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया तो ये आ गया बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब बी हमें पता है यहां से अगर आप ध्यान से देखो ए के टर्म्स में, तो हम यहां से बी को पुट कर देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो डी आ गया अगर आप ध्यान से देखें ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू, अब यहां चाहिए बी ट्रांसपोज तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी यहां पे आ गया मेरे पास पहले सेकंड का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज दैट इज ए ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड यहां पे आ गया मेरे पास बी। अब बी को मैं लिख लेता हूं ए इंटू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखो यहां से नजर आ रहा है ये सेम क्वांटिटी 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए आंसर टर्न्स आउट टू बी ए इंटू ए ट्रांसपोज की होल पावर 4। तो दैट्स व्हाई आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन बी और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था आई थिंक। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कहते हैं, भाई इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 49 इंटू आई, where I is 3 cross 3 identity matrix, then the ordered pair A, B is। यानी इस A मैट्रिक्स में स्मॉल b है वो हमने निकालना है। तो चलिए निकालना तो हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखिए पुट करने के लिए A मैट्रिक्स हम लोगों को पता है दैट इज 6 2 -3 2 3 6, देन दिस इज A -6 एंड B। इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के ट्रांसपोज से, और ट्रांसपोज कैसे आता है जब हम इसके रोज को कॉलम्स बना देंगे। यानी फर्स्ट रो बन गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया हमारे पास सेकंड कॉलम और थर्ड रो बन गया हमारे पास थर्ड कॉलम। और दिस इज इक्वल टू 49 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1। तो यहां से अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम सबको करना आता है। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहला एलिमेंट भाई इसको इधर मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से। तो 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 4 यानी कि 40 और -3 इंटू -3 इज 9 यानी 40 + 9 इज 49। देन ये वाला एलिमेंट
अब ये इधर मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 12 प्लस 6 इज 18 और माइनस 3 इंटू 6 इज माइनस 18, तो ये क्या बन गया 0। फिर ये वाला एलिमेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6a, देन दिस इज माइनस 12 एंड दिस इज माइनस 3b। उसके बाद भाई यहां से अब दिख रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 यानी कि 18 और प्लस 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 यानी ये बन गया 0। देन इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 यानी 9 प्लस 4 13 एंड 6 इंटू 6 इज 36, 36 प्लस 13 इज 49। फिर ये वाला एलिमेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा मेरे पास 2a माइनस 18 प्लस 6b। देन ये वाला एलिमेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6a, देन दिस इज माइनस 12 एंड देन दिस इज प्लस ऑफ कोर्स क्या बन गया मेरे पास 18। फिर ये वाला एलिमेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, नहीं इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया माइनस 3b, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, ध्यान से भाई, दिस इज माइनस 3b। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इधर तो ये क्या बन गया 2a, देन दिस इज माइनस 18 एंड देन दिस इज प्लस 6b। फिर ये वाला एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, देन दिस इज प्लस 36 एंड दिस इज प्लस b स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 49 इंटू दिस थिंग। तो अगर आप ध्यान से देखो मैं इस 49 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा 49 0 0 0 49 0 एंड 0 0 49। तो अब यहां से दिख रहा है दो मैट्रिसेस बराबर है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, 49 49 के बराबर, 0 0 के बराबर। अब ये वाली भी 0 के बराबर होनी चाहिए यानी 6a माइनस 12 माइनस 3b शुड बी इक्वल टू 0 एंड 0 0 के बराबर, 49 49 के बराबर, और ये भी 0 के बराबर होनी चाहिए यानी कि 2a माइनस 18 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। देन ये वाली क्वांटिटी भी 0 होनी चाहिए। अब ये ऑलरेडी यही वाली चीज बनेगी देखो, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला भी 0 के बराबर होना चाहिए और ये वाला अगर हम देखें यही सेम बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 49 यानी कि a स्क्वायर प्लस 36 प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 49। तो ये हमारे पास a और b में 3 रिलेशनशिप बन गए। बट सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमें 2 चाहिए होते हैं तो हम पहले 2 का यूज कर लेते हैं। तो पहले से हमें दिख रहा है ये आ जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 12, अगर आप यहां से ध्यान से देखें, और ये मुझे दिख रहा है 2a प्लस 6b आ गया इज इक्वल टू 18, यानी अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। वैसे यहां से भी दिख रहा है 3 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, बट क्योंकि मुझे ये इक्वेशन सॉल्व ही करनी है तो दिख रहा है अब अगर मैं इनको सीधा ऐड कर दूं तो यहां से आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 21 आई थिंक, यानी a की वैल्यू आ गई बेटा 3, और a की वैल्यू किसी एक रिलेशन में पुट कर दो तो b आ जाएगा, तो 3 उधर गया 6 यानी कि 3b इज इक्वल टू 6 यानी b इज इक्वल टू 2, यानी b 2 एंड a 3। और अगर मैं उसको तीसरे रिलेशन में पुट करूं तो ध्यान से देखिएगा 9 प्लस 36 दैट इज 45 प्लस 4 दैट इज 49, यानी 49 इज इक्वल टू 49, यानी बिल्कुल ठीक। यानी हमने जो a और b की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर a, b आ गया हमारे पास 3, 2, यानी ये आ गया हमारे पास आंसर। इज दैट ओके? भाई ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं हमारे से, तो हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे करने हैं। वैसे अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो मैं मेरे हिसाब से इतना करता ही नहीं। क्यों? मैं इसको पहले ट्राई करता, जैसे ही मैंने ये वाला एलिमेंट लिखा, देखो ध्यान से, अब हमें पता ये तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये ठीक दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब कुछ क्वेश्चन ठीक है, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैं यही रुक जाता। अब जैसे ही मेरे पास ये वाली कंडीशन बनी, a और b में रिलेशन बना और इक्वल टू 0 है, तो मैं यहीं से पुट एंड चेक करता। जैसे मैं 3, -2 इसमें पुट करके देख लेता, तो 3, -2 पुट किया तो आ गया 18 प्लस ऑफ कोर्स 9 माइनस 12, वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये रिजेक्ट हो जाता। फिर यहां से ये वाला भी रिजेक्ट हो जाता, ऐसे ये भी रिजेक्ट हो जाता, और वो वाला जो ऑप्शन है वो एक्सेप्ट हो जाता। यानी ये तो पूरा मेथड आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर हमने करना हो। बट इसमें मैं क्या करता भाई, मेथड 2 लगाता और सीधा क्या कर लेता, अब इसके बाद सिर्फ ये एक एलिमेंट निकाल के ही पुट एंड चेक। और ये ध्यान से, ऐसे मेथड्स जेई में काफी काम आते हैं हम लोगों को, तो हमें पता होना चाहिए कि कहां एग्जैक्टली रुकना है ताकि हमारा मैथ्स का टाइम बच सके। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर जेई में टाइम बहुत लग गया, क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस लेंदी है, बट ये आपको दिमाग लगाना है कि भाई आपको पूरा करना क्यों है। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन थोड़ी लिख रहे हो,
हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, पुट करके चेक कर लो। बाई चांस अगर दो ऐसे ऑप्शंस होते जो दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं तो फिर हम कुछ और सोचते, फिर हम आगे बढ़ते। बट अगर ऑप्शंस ही इतने प्यारे प्यारे दिए हुए हैं तो आप सीधा इसी में पुट करो, आगे ये इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इज दैट ओके? तो ध्यान से, ये चालाकी बड़ी काम आती है, पुट एंड चेक। ये एक मेथड है, एक होता है डिलीशन ऑफ ऑप्शंस। ये दोनों मेथड्स बहुत काम आते हैं जेईई मेन के क्वेश्चन को करने के लिए, और मैक्सिमम बच्चे इन दोनों मेथड्स में मार खा जाते हैं। ये दोनों मेथड भूल जाते हैं, बस सॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए वो इतना क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ये जो आप कई बार देखते हो ना कि बच्चों के यार पूरे मार्क्स आ रहे हैं 300 आउट ऑफ 300, वो कैसे आ रहे हैं? इसी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि वो इससे आगे बढ़ते नहीं है। वो कहते हैं यही पुट एंड चेक मारो, क्वेश्चन खत्म। पूरे पेपर में मेरे हिसाब से वो 5-7 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में वो ऐसे जरूर निकाल लेते हैं, जो ऐसे कर करके 2-2 स्टेप लिख के भी, जो इतना यूजुअली एक बच्चा लेंदी करता है, वो 2-2 स्टेप लिख के और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हमें लगानी आनी चाहिए ताकि हमारी स्पीड बढ़े और पेपर में हमारा टाइम बच सके। आई होप डन। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, U1, U2, U3 आर कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस तो पता है, जिसमें एक ही कॉलम होता है, सच दैट A इंटू U1 ये है, A इंटू U2 ये है और A इंटू U3 ये है, एंड U इज अ 3x3 मैट्रिक्स। एक नया मैट्रिक्स दिया हुआ है U, whose फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स आर U1, U2 एंड U3 रिस्पेक्टिवली। यानी 3x3 का, तो उसमें 3 रोज 3 कॉलम्स। तो जो 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, वो पहला कॉलम है U1 का, दूसरा कॉलम है U2 का और तीसरा कॉलम है U3 का। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स U। आई थिंक ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आपको सबको पता होगा कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है हमारे पास, यानी अगर मैं यहां पे U मैट्रिक्स मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि हमारे पास है भाई ABC से PQR एंड देन XY एंड Z, मान लो अगर ये है, तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स U जो है वो होगा हमारे पास डायगोनल एंट्रीज का सम, यानी A प्लस Q प्लस Z। तो कुल मिला के हमें ये वाली 3 एंट्रीज निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? अब निकालें कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है वो U1 है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो देखो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? A मैट्रिक्स है 1 0 0 2 1 0 देन 3 2 1, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं U1 मैट्रिक्स से, विच इज ऑफ कोर्स ABC, तो ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? ऑफ कोर्स 1 0 0 के इक्वल। नजर आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं A को U2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 0 0 2 1 0 देन 3 2 1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं U2 से, विच इज PQR, तो हमारे पास आंसर आ रहा है भाई ये वाली चीज, दैट इज 2 3 0। और यहां से दिख रहा है अगर मैं A को, यानी 1 0 0 देन 2 1 0 देन 3 2 1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं XYZ इस कॉलम मैट्रिक्स से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये वाला मैट्रिक्स, विच इज 2 3 1। इज दैट ओके? अब यहां से नजर आ रहा है ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बड़ी इजीली हो रही है। अगर मैं करूं तो देखो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, भाई इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज A प्लस 0 प्लस 0, यानी कि ये आ जाएगा A, और यहां से ये जो एंट्री होगी वो इसके बराबर होगी, यानी A इज इक्वल टू 1। एंड फिर अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्री आ जाएगी, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना ये 2A प्लस B प्लस 0, यानी कि 2A प्लस B प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एंड फिर सिमिलरली जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली एंट्री आएगी, यानी क्या बन गया यहां से 3A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ABC में 3 रिलेशनशिप। इज दैट ओके? बट क्योंकि हमें सिर्फ A चाहिए, वैसे अगर हमने B और C निकालने हो तो हम निकाल सकते, बट क्योंकि सिर्फ A चाहिए तो हम ये वाली चीज अगर नहीं भी लिखते तो भी हम बहुत तेजी से कर लेते। अब ऐसे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा P। तो ध्यान से देखो, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा P प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि P इज इक्वल टू 2। इज दैट ओके?
अब उसके बाद हमें क्यू भी चाहिए, तो इसका मतलब यहां से हम क्या करेंगे, अब इस सेकेंड रो को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, तो 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, यानी यहां से अब तीसरा रिलेशनशिप की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि क्यू चाहिए, तो p की वैल्यू 2 पुट गई तो ये आ गया 4 और इधर किया तो -4, तो q की वैल्यू आ गई यहां से 3 - 4 दैट इज -1। अब उसके बाद अगर आप ध्यान देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो जरा क्योंकि हमें z चाहिए, अब यहां से अगर आप ध्यान दो तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात नहीं बनेगी, फिर इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी z नहीं आएगा, इसको इधर करेंगे तो z आ जाएगा, बट उसके लिए मुझे x y वगैरह चाहिए होंगे, तो ये आ जाएगा x दैट इज इक्वल टू 2 एंड फिर जब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड यहां से आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, और यहां से z इजीली आ रहा है कैसे, अगर आप ध्यान देखो x 2 आ चुका है, x को यहां पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, उधर गया -4 तो y इज इक्वल टू -1, और जैसे ही x और y की वैल्यू यहां पुट करी तो ये बन गया 6 - 2 दैट इज 4 प्लस z इज इक्वल टू 1, यानी कि z इज इक्वल टू 1 - 4 यानी कि -3। तो ध्यान से देखो अब अगर हमें चाहिए ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a विच इज 1, q विच इज -1 एंड z विच इज -3, तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया -3। अब हमें लिखनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड ऑफ दिस, एंड मॉड ऑफ दिस इज नथिंग बट 3, और ये आ गया हमारा आंसर। इज दैट ओके? देखने में क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा और अजीब सा लग रहा था, बट था बिल्कुल सिंपल सा। हां, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, उसको हमें बचाना था किसी तरह से टाइम, तो वो टाइम हमारा इजीली बच रहा है। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, आई थिंक समझ आ गया होगा, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सच दैट बी रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम लोगों को गिवन है, और यहां से देन ये मैट्रिक्स हमने देखना है इन्वर्टिबल है या नहीं, नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या नन ऑफ दिस। तो अब ये मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालें? ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहां पे b की पावर 4 है, यहां पे b इनवर्स है। अब b की पावर 4 निकालने के लिए लेट्स डू वन थिंग। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो b की पावर 4 चाहिए और मुझे ये तो पता ही है कि b इनवर्टिबल है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से, मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई फर्क पड़ता ही, आपको पता होना चाहिए, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू बी की पावर 5 इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से दिख रहा है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू बी की पावर 4 इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बी इनवर्स। और ये मुझे दिख रहा है, एक मैट्रिक्स को खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी की पावर 4 इज इक्वल टू बी इनवर्स, और इसको आइडेंटिटी से किया तो बी की पावर 4 इज नथिंग बट इक्वल टू बी इनवर्स। इज दैट ओके? और अगर बी की पावर 4 जो है वो बी इनवर्स के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, इसमें अब हम लोग बी की पावर 4 को भी लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए, तो ये मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स। इज दैट ओके? और अगर ये एक नल मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकता, और अगर ये नल मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, सब कुछ ही होगा, तो इसका मतलब नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी गलत हो गया, एंड इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये करेक्ट हो गया। तो इसलिए आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। यहां भी अगर आप ध्यान देखो, मैंने बहुत कुछ लिखा बट लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि b की पावर 5 को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी एक तरह से b की पावर 4 को हम b से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, यानी डेफिनेटली b की पावर 4 इज नथिंग बट इक्वल टू b का इनवर्स। यही तो होती है इनवर्स की डेफिनेशन, कि हम एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे,
इनवर्स ऑफ दैट फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहीं से हमें पता लग रहा था कि b रेज पर 4 इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो बिना कोई स्टेप लिखे हमें पता लग जाता कि ये नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली आंसर क्या है, सी। और हमारा यही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था चंद सेकंडों में, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको सिखाने के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूं इतना, बट अगर ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया होता तो मुझे लगता है कि 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व था। इज दैट ओके? तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, इफ P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल टू PA इंटू P ट्रांसपोज, देन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। तो कुल मिला के ये जो इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये हमें निकालना है। अब इस मैट्रिक्स की एक खासियत है कि Q की पार हमने निकालनी है 2017, इतनी बड़ी पार कैसे निकालें? देखो Q हमें पता है बेटा, गिवन है PA P ट्रांसपोज के बराबर। इतनी बड़ी पावर तो नहीं निकल रही है, बट जब भी ऐसे बड़ी पावर आए आप छोटी पावर निकालने से शुरू करो। यानी सबसे पहले आप निकालो Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का मतलब है P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें यहां बीच में मुझे दिख रहा है P ट्रांसपोज इंटू P, तो मैं पहले जरा इस पे काम करता हूं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं P ट्रांसपोज इंटू P। अब देखो P ये है तो P का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा। अब ये आ गया मेरे पास P ट्रांसपोज, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, P से, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखना जरा क्या आएगा। सबसे पहले आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। फिर आएगा मेरे पास, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा यानी कि 0। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट आएगा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 0। और ये आएगा माइनस माइनस यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। यानी यहां से हम लोगों को दिख रहा है बेटा कि P ट्रांसपोज इंटू P इज नथिंग बट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Q स्क्वायर आ गया मेरे पास P इंटू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाता है खुद ही, तो ये आ गया P इंटू A विच इज A स्क्वायर इंटू P ट्रांसपोज। यानी अब यहां पे आ गया A स्क्वायर। A हमें पता है तो चलो A स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। अब जब हम A स्क्वायर निकालने गए तो यानी A मैट्रिक्स को हमने 1 0 1 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है खुद के ही साथ, 1 0 1 1। तो देखिएगा जरा ये क्या आएगा, तो यहां से आ गया मेरे पास 1 प्लस 0 दैट इज दिस, देन दिस इज 0 प्लस 0 दैट इज दिस, एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड देन दिस इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो यानी A स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास ये। इज दैट ओके? तो यहां से A स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता लग गया है कि क्या है। चाहो तो आप यहां पुट कर सकते हो, चाहो तो आप चाहे फिलहाल इसको पुट ना भी करो, एक ही बात है। इज दैट ओके? अब अगर हम बात करें, जब Q स्क्वायर आ गया है हमारे पास, तो एक काम करते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं और Q क्यूब निकाल लेते हैं। इज दैट ओके? अब Q क्यूब निकाल लो, चाहे आप Q की पावर 4 निकाल लो, एक ही बात है। तो यहां पे अगर मैं Q क्यूब निकाल लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, दिस इज P इंटू A स्क्वायर इंटू P ट्रांसपोज इंटू Q विच इज P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। यानी Q क्यूब अगर आप ध्यान से देखो हमें फिर से दिख रहा है, ये आ गया P ट्रांसपोज इंटू P, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग यहां पुट करेंगे तो A स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी A स्क्वायर आ जाएगा, और तो ये बन जाएगा P इंटू A क्यूब इंटू P ट्रांसपोज। इज दैट ओके? अब इसका मतलब हमें A क्यूब निकालना पड़ेगा, तो ये तो आ गया मेरे पास A स्क्वायर। अब अगर मैं A क्यूब निकालूं तो यानी A स्क्वायर इंटू A। अब A स्क्वायर इंटू A निकालें तो मतलब 1 0 2 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 1 से, और जैसे हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा 1
plus 0 that is 1, then 0 plus 0 that is 0, then 2 into 1 plus 1 into 1 that is 3, and this is 2 into 0 plus 1 into 1 that is this thing. तो ये आ गया a क्यूब अगर हमें लिखना हो तो. अब एक काम करते हैं, q की पावर 4 निकाल लेते हैं. q की पावर 4 आएगा q क्यूब विच इज दिस थिंग इंटू q विच इज p इंटू a इंटू p ट्रांसपोज. अब यहां पे फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहां से ये आ जाएगा मेरे पास p इंटू a की पावर 4 इंटू p ट्रांसपोज. और इस पैटर्न को देखते हुए अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे दिख रहा है कि जो p ट्रांसपोज इंटू q की पावर 2017 इंटू p जो हमने निकालना है, अब उसके लिए अगर मैं q की पावर 2017 निकालूं तो वो आ जाएगा p इंटू a की पावर में 2017 इंटू p ट्रांसपोज. यानी यहां पे अगर मैं ये वाली चीज पुट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास p ट्रांसपोज इंटू दिस थिंग दैट इज p इंटू a की पावर 2017 इंटू p ट्रांसपोज और फिर ये वाला p. बोले नजर आ रही है ये वाली चीज? आई थिंक दिख रहा है सभी को. अब यहां से अगर आप ध्यान दो तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आ गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि p ट्रांसपोज इंटू p हम निकाल चुके हैं. तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया a की पावर में 2017. यानी हमें a की पावर 2017 वाला मैट्रिक्स निकालना है. अब जब हम ये निकालने गए तो यहां से ध्यान से देखो, अब ये है हमारे पास a स्क्वायर. देखो a मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है 1011, a स्क्वायर जब हमने निकाला तो ये आ गया 1021, a क्यूब जब हमने निकाला तो ये आ गया 1031. अब अगर आप a की पावर 4 निकालो तो यहीं से हमें आइडिया लग रहा है ये क्या आएगा 1041 एंड सॉन एंड सॉन. यानी अगर मैं a की पावर 2017 निकालूंगा तो बोलो क्या आएगा मेरे पास? बिल्कुल 102017 तो ये आ गया ये वाला मैट्रिक्स, यानी a की पावर 2017. और अब हमें लिखना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी आंसर टर्न्स आउट टू बी 2019. सो आंसर इज ऑप्शन सी. और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म. कितनी खतरनाक सी चीज दिख रही थी. तो जब भी ऐसे बड़ी चीजें आती है हमारे पास कहीं भी, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन जरूर होगी बेटा. तो उसको देख के घबराएं मत, उसको ध्यान से पढ़ के सॉल्व करो. आप देखो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया चीज जरूर नजर आएगी. और ये इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3-4 बार पूछा जा चुका है जेईई मेन में, और मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग जाता है कि इतनी बड़ी पावर कौन निकालेगा यार. इज दैट ओके? बट डरना नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं भाई 20-25 सेकेंड लगाएंगे जेईई मेन के क्वेश्चन पे तभी जाके फायदा मिलेगा. इज दैट ओके? तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए वो इसमें क्या कहता है, कंसिडर द सेट M ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर रियल नंबर्स. ठीक है. डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. हम एक फंक्शन डिफाइन किया गया गिवन बाय f ऑफ, अब ऑफ कोर्स ये फंक्शन है जिसकी डोमेन में हमारे पास ये वाला सेट है, यानी सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, यानी इसकी इनपुट में हमेशा एक 2x2 का मैट्रिक्स जाएगा. एंड इज इक्वल टू, जब वो मैट्रिक्स इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगी? a प्लस. देन f इज 1 1 on 2 1 1 बट नॉट ऑन 2 नॉट 1 1 एंड ऑन 2 नीदर 1 1 नॉट ऑन. तो हमें इस फंक्शन को चेक करना है ये 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं. कैसे चेक करें? देखो सबसे पहले अगर हम 1 1 की बात करें तो कोई सीधा तरीका तो मिल नहीं रहा है. जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. देखो वो कह रहा है इनपुट आप जो मर्जी मैट्रिक्स दो, आउटपुट हमेशा आएगा इन दोनों का सम. यानी मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल कोई एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे मान लो मैं यहां पे 1 2 3 4 मान लो मैंने इनपुट ये दे दी, तो आउटपुट क्या आएगी? ऑफ कोर्स 5. अब ये 1 1 तभी होगा जब किसी और मैट्रिक्स की आउटपुट 5 ना आए. यानी इन दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो 5 किसी और मैट्रिक्स के लिए नहीं होना चाहिए. बोलो ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल भी। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मैं अब ये मैट्रिक्स ले लूं, एक और मैट्रिक्स मैंने ले लिया से 5 7 6 एंड 0, तो ध्यान से देखो जब मैंने इनपुट ये दी तो आउटपुट क्या आ गई 5, यानी इनपुट चेंज हो गई बट आउटपुट क्या रह गई सेम। इसका मतलब दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता, तो 1 1 तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, बट सी या डी, ऑन टू देखना पड़ेगा। अब ऑन टू के लिए अगर आप ध्यान से देखें, हमें ये देखना है कि क्या हम कोई भी मैट्रिक्स जब रखते जाएंगे सारे 2x2 के, तो क्या हमें सारे रियल नंबर्स आउटपुट मिलती जाएगी। यानी हमें ये देखना है कि ये जो आउटपुट जो आएगी क्या ये सारे रियल नंबर्स कवर अप कर देगी। 1 0 √2 √3 -1/5 7 -10 -2.3 -2.79 -1.333 एंड ऑन। बोलो जब मैं मैट्रिसेस रखता जाऊंगा तो ये जो मेरे पास दो एंट्रीज आएंगी ए और डी, इनके सम से क्या मेरे पास सारे रियल नंबर्स की वैल्यूज कवर अप होती जाएंगी। बिल्कुल होती जाएंगी। जैसे मान लो अगर मुझे मैट्रिसेस रखने हैं तो मैं यहां पे, यहां तो जो मर्जी रख लो, यहां पे मैं सारे रियल नंबर्स रखते जाऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। तो जब मैं इनका सम करता जाऊंगा तो देखो जैसे जैसे मैट्रिसेस चेंज होते जाएंगे तो यहां से a + 0 आता रहेगा, यानी हर बार आउटपुट क्या आती रहेगी ये वाला रियल नंबर। और यहां जैसे जैसे मैं रियल नंबर्स वेरी करता जाऊंगा तो मेरे पास वही सारे रियल नंबर आउटपुट में आते जाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली जब हम यहां से रेंज निकालेंगे, जब आउटपुट्स निकालेंगे तो सारे के सारे रियल नंबर्स कवर अप हो जाएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू है। इसका मतलब आंसर आ गया नॉट 1 1 बट ऑन टू। समझ आ रहा है क्वेश्चन? देखो काम फंक्शंस, काम मैट्रिसेस, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। अब आपको 1 1 ऑन टू अच्छे से आना चाहिए और मैट्रिसेस का फंडा भी आना चाहिए। हालांकि मैट्रिसेस में इसमें इतना कुछ था नहीं, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, बट देखो मिक्स तो हो गया। और जैसे जैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पूछा जा रहा है। 90% बच्चे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की शक्ल को देख के छोड़ेंगे, जबकि करने के बाद तुम लोग जेन्युइनली मुझे बताओ, लगता है तुम्हें ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था? नहीं था ना, तो फिर क्यों छोड़ने? फ्री फंड के 4 नंबर हैं ये तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। एम आई क्लियर? तो चलिए, आई थिंक अगर ये चीज समझ आ गई है तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो इसमें? इफ दिस इंटू दिस मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू दिस थिंग एंड एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन एफ ऑफ 4 इक्वल्स। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और हमने निकालना है भाई एफ ऑफ 4। यानी अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए, मतलब पी क्यू आर की वैल्यूज मिल जाए, तो हम बड़ी इजीली यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स को 4 रखेंगे तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब कुल मिला के मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब उसके लिए ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। पहली एंट्री आएगी जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ गया 4a² इंटू एफ ऑफ -1 प्लस 4a इंटू 1 एफ ऑफ 1 इनफैक्ट, एंड प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आ जाएगा प्लस एफ ऑफ 2। पहली एंट्री यही आई, और यहां से अब दिख रहा है जब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। तो दिस इज 4b² इंटू एफ ऑफ -1 प्लस 4b इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 2। देन दिस इज सिमिलरली 4c² इंटू एफ ऑफ -1 प्लस 4c इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है भाई 3a² प्लस 3a, 3b² प्लस 3b और 3c² प्लस 3c। ये हमें दो मैट्रिसेस एक्चुअली बराबर दिए। तो यहां से अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब कह सकते हैं पहली एंट्री पहले के बराबर, यानी 4a² इंटू एफ ऑफ -1 प्लस 4a इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a। बोलो यही गिवन है? आई थिंक नजर आ रहा है।
इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं अगर सारी टर्म्स उठा के इधर ले आऊं तो देखो 3a² इधर आएगा, इसका क्लब होगा, तो ये मुझे दिख रहा है 4 टाइम्स f ऑफ -1 -3 इंटू a²। फिर ये a वाली टर्म इधर आएगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स f ऑफ 1 -3 इंटू ऑफकोर्स a और प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। बोलो ये वाली चीज नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ बिल्कुल इसी लाइंस पे जब इन दोनों को अलग इक्वल करेंगे और वहां से एक टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स f ऑफ -1 -3 इंटू b² प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1 -3 इंटू ऑफकोर्स b और प्लस यहां से आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एंड यहां से अगर आप ध्यान से देखें तीसरा आ जाएगा 4 इंटू f ऑफ -1 -3 इंटू c² प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1 -3 इंटू c प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी एक तरह से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को देख के अपनी मर्जी से एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, 4 इंटू एफ ऑफ -1 -3 होल मल्टीप्लाइड बाय से t² प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1 -3 इंटू ऑफकोर्स t और प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी मर्जी से एक टी में इक्वेशन लिखी एंड इनफैक्ट मुझे नजर आ रहा है दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी, है ना। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इन टी है तो ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक में अगर मैं टी की जगह ए पुट कर दूं तो बोलो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है टी इज इक्वल टू ए? बिल्कुल कर रहा है। टी की जगह ए रखेंगे तो यही लेफ्ट हैंड साइड आएगी और उसकी वैल्यू क्या है? 0। यानी टी इज इक्वल टू ए is satisfying this equation. इसका मतलब I can say t is equal to a is a root of it. On the same lines, t is equal to b is a root of this equation, and t is equal to c is also a root of this equation. यानी हम कह सकते हैं t is equal to a, b, c are roots of this equation. बोलिए can I say? अब है क्वाड्रेटिक, रूट्स आ गए मेरे पास 3, वो भी तीनों कैसे नंबर्स हैं? देखो ध्यान से, डिस्टिंक्ट नंबर्स। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। सुना है ऐसा, कभी पढ़ा है आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब हो ना हो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है ही नहीं। ये क्या बन गई? इट इज एन आइडेंटिटी। क्योंकि एक आइडेंटिटी ही ऐसी चीज होती है जो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए हमेशा उस रिलेशन को ट्रू होती है। जैसे sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये है एक इक्वेशन ही, बट बेसिकली इट इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि दैट इज ट्रू फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x। हर वैल्यू के लिए ट्रू है इनफैक्ट। सिमिलरली a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको भी हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर a एंड b। तो बिल्कुल वैसे ही अब ये भी इक्वेशन ही थी, बट क्योंकि इसके रूट्स 2 से ज्यादा आ गए हैं, वो भी डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है नहीं, एक्चुअली ये क्या है? आइडेंटिटी। यानी दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर 3 वैल्यूज ऑफ t, इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ t। और क्योंकि अब ये आइडेंटिटी है तो हमें ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ दिस इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, तो इनके जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं, यानी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? 0 के इक्वल। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, देन ऑल द 3 लीडिंग कोएफिशिएंट्स बिकम 0। इसका मतलब यहां से भी हम कह सकते हैं तीनों लीडिंग कोएफिशिएंट्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 0 के। यानी इसको 0 किया तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3/4, एंड जब इसको 0 किया तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/4, एंड जब इसको 0 किया तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप ध्यान से देखें, f ऑफ -1 की वैल्यू मिल गई, उसके बाद f ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई और f ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई। यानी ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसके मुझे बेसिकली 3 रूट्स मिल गए। एक तरह पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, अगर इक्वल टू 0 करें तो इसके क्या मिल गए हमें? 3 रूट्स।
तो इसका मतलब नहीं, जीरोज नहीं है, सॉरी, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की 3 पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज मिल गई। जीरोज या रूट्स तो सिर्फ ये एक ही है, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि हमें इस पॉलिनोमियल की 3 पॉइंट्स पे वैल्यू मिल गई। यानी जब x को 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 3/4, -1 रखा तो 3/4, 1 रखा तो 3/4 और 2 रखा तो भी 0। इसका मतलब f ऑफ -1, यानी इसमें हम x की जगह अगर -1 रख दे क्या बनेगा, p माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3/4। देन अगर हम x की जगह 1 रख दें तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 3/4। एंड देन अगर हम x की जगह 2 रख दें तो क्या बन गया, 4p प्लस 2q प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये p q r में क्या बन गए, 3 रिलेशनशिप। तीनों को सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आर आ जाएगा। और तीनों को सॉल्व करना बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखो कैसे, भाई इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखो तो मेरे पास आ जाएगा 2p प्लस 2r इज इक्वल टू 6/8। 2p प्लस 2r इज इक्वल टू 6/4। 6/4 यानी कि 3/2, यानी p प्लस r की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। एक रिलेशनशिप और मिल गया पी और आर में। और अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर दूं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2p माइनस 2q प्लस 2r इज इक्वल टू 3/2। और इसको मैंने ऐड कर दिया तो 2q देखो हो गया कैंसिल, तो 2p प्लस 4p इज 6p, माइनस 2q प्लस 2q कैंसिल, एंड 2r प्लस r इज 3r एंड इज इक्वल टू 3/2 प्लस 0 इज 3/2। यानी यहां से मुझे दिख रहा है कि मैं 3 अगर कॉमन ले लूं तो 2p प्लस r की वैल्यू आ गई 3 कॉमन, तो क्या बन गया 1/2। यानी यहां से p और r में हमें 2 रिलेशनशिप मिल गए। तो मैं अब इन दोनों रिलेशनशिप का यूज करता हूं, तो भाई p प्लस r इज इक्वल टू 3/4 एंड 2p प्लस r इज इक्वल टू ऑफकोर्स 3/2 नहीं 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं या ऐसे माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, भाई माइनस करने पे माइनस p, ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2 इज ऑफ कोर्स 1/4, यानी p की वैल्यू आ गई -1/4। और जैसे ही p की वैल्यू आई किसी एक में पुट कर दो तो r आ जाएगा, तो ये 1/4 प्लस सॉरी -1/4 प्लस r इज इक्वल टू 3/4, -1/4 उधर गया तो +1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 इज 1, तो r की वैल्यू आ गई 1। और अब जब p और r की वैल्यू आ चुकी है तो ये जो तीसरा रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है दैट इज 4p, या किसी भी एक में वापस पुट कर दो, p माइनस q प्लस r इज इक्वल टू 3/4, यानी कि p माइनस q प्लस r इज इक्वल टू 3/4। इसमें अगर मैं p और r की वैल्यू पुट कर दूं तो q आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/4 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। यानी यहां से दिख रहा है 1 माइनस 1/4 इज 3/4, यानी कि q की वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर p q r की वैल्यू आ गई तो f ऑफ x अगर आप ध्यान से देखें px स्क्वायर यानी -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस qx यानी 0 इंटू एक्स प्लस r विच इज ऑफ कोर्स 1, तो ये आ गया f ऑफ x। अब हमने क्या निकालना था, f ऑफ 4, x की जगह 4 पुट किया तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू 16 प्लस 1, यानी f ऑफ 4 की वैल्यू आ गई बेटा, दिस इज -4 प्लस 1 दैट इज ऑफ कोर्स -3। तो यहां से हम लोगों को नजर आ रहा है f ऑफ 4 की वैल्यू आ गई -3, और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। समझ आया कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब क्वाड्रेटिक का भी तसल्ली से यूज कर लिया। ये आइडेंटिटी वाली चीज ये बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, पता होनी चाहिए हमें। अगर नहीं पता थी तो इसको नोट कर लो कि अगर एक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री है, अगर उससे ज्यादा रूट्स हो जाएं तो वो हमेशा क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी बन जाती है तो उसके सारे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं, 0। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर बाय चांस डिस्टिंक्ट रूट्स जितनी डिग्री है उससे ज्यादा हो जाए, चाहे एक ज्यादा, चाहे दो ज्यादा, चाहे इनफाइनाइट, तो वो इक्वेशन बन जाती है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बनते ही उसके सारे लीडिंग कोएफिशिएंट्स जो है, मतलब सारे कोएफिशिएंट जो क्या हो जाएंगे, 0। नॉट ओनली लीडिंग कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट जो है वो बन जाएंगे 0।
तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाती है। इज दैट ओके? तो उसका भी हमने यूज कर लिया और उसके बाद ऑफ कोर्स जीरोस वगैरह का भी यूज करके, और अगर आप ध्यान से देखें हमारा क्वेश्चन बड़ी अच्छे से सॉल्व हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। एम आई क्लियर? तो चलिए, अगर ये समझ आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहता है वो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड बी बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट, ये वाली चीज हमें गिवन है, यानी ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी दिया हुआ है, एंड एक ये वाली चीज भी गिवन है, दैट इज बी माइनस 4a इनवर्स इंटू बी प्लस के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, then which of the following is correct? K cannot be determined, then this and then this। तो बेसिकली तीन ऑप्शंस में K की बात हो रही है, तो K निकाल लेते हैं एक बार। अब K निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, हमें इन दोनों का यूज करना है। देखो यार, ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, यहां पे एक तो मेरे पास B इनवर्स आ रहा है, यहां B आ रहा है, और यहां A आ रहा है, यहां A इनवर्स आ रहा है। तो अब इसका यूज करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पे भाई A को हटाते हैं, यहां से B इनवर्स की B पे जाते हैं, तो वो हटाने के लिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। तो दिस इज ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ए इनवर्स। अब ये हमें पता है बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। बोलो ये वाली चीज समझ आ रही है? अब क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो ए इनवर्स इंटू बी लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं भाई, ए इनवर्स इंटू बी पिक्चर में लाने के लिए taking inverse on both sides, taking inverse on both sides, is that okay? तो ये आ जाएगा b इनवर्स इंटू a का होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का होल इनवर्स। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी हमें आती है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का अगर हमने इनवर्स लेना हो तो हम कहते हैं सेकंड का इनवर्स इंटू फर्स्ट का इनवर्स, यानी b इनवर्स का इनवर्स, और जो हमें पता है कि b होता है एंड इज इक्वल टू a इनवर्स का इनवर्स इज a, यानी a इनवर्स इंटू बी की वैल्यू हमें सीधा पता लग गई a है। इसका मतलब ये बन गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें, b माइनस 4a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। अब इस b का क्या करें? एक काम करते हैं, b निकालने के लिए यहां से a इनवर्स भी हटा देते हैं, तो हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। अब a इंटू a इनवर्स इज आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी इंटू b इज b, एंड इज इक्वल टू a इंटू a इज a स्क्वायर, यानी b की वैल्यू आ गई a स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस के इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब a हमें पता है, पुट करके यहां से निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। वैसे a स्क्वायर वगैरह निकालने से अगर हमने बचना है तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। याद है मैंने एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा वो लेक्चर लगा लो, एक छोटा सा लेक्चर, आपको बड़े अच्छे समझ आ जाएगा। और किसी भी एक मैट्रिक्स की अगर हम लिखें, जैसे यहां पे 2x2 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा एक रियल नंबर होता है, तो ये क्या बनेगा भाई, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तो दिस माइनस लैम्डा इंटू आई अगर मैं लिखूं तो लैम्डा इंटू आई इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा 0 0 लैम्डा, यही बनेगा। तो a माइनस लैम्डा आई हमने किया, तो ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बना सबसे पहले 1 माइनस लैम्डा, देन 0 माइनस 0, देन 2 माइनस 0, एंड देन 3 माइनस लैम्डा, एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और ये डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस इज लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3, दो बार माइनस कॉमन आया, प्लस बन गया इज इक्वल टू दिस थिंग। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब हमें केले हैमिल्टन थ्योरम आती है, पढ़ाई हुई है ना मैंने, उसी में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन केले हैमिल्टन के अंडर पड़ी हुई है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर एक मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है विल बी सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स की, यानी ए इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर माइनस 4a, और जब हमने लैम्डा रियल नंबर की जगह ए पुट कर दिया तो यहां भी 3 की जगह क्या बन गया, 3i इज इक्वल टू 0।
यानी बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई जब हमने केले हैमिल्टन थ्योरम लगाई। और अब ध्यान से देखो, यही सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि के की वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 3। इसका मतलब अगर के 3 है तो ये गया, एंड के इज एन ऑड इंटीजर, ये हमारा आंसर आ गया। इज दैट ओके? ऑफ कोर्स इस ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स की बात हो रही है, तो हम बी इनवर्स के डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो, बट क्योंकि सिंगल आंसर करेक्ट है तो हम यहां से निकालेंगे, बात खत्म। इज दैट ओके? ये ध्यान से भाई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये टॉपिक जो है वहां पे केले हैमिल्टन नाम से मेरे लेक्चर पढ़ा हुआ है चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पढ़ाई है और केले हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़ाई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैट्रिसेस में बहुत जगह जेईई मेंस के क्वेश्चन में यूज होती है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि भाई ये होती क्या है और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। उस लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, तो समझ लीजिएगा अगर किसी को लगानी है तो। वैसे क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो ए स्क्वायर भी बहुत इजीली आया था, 4a हमें पता है, के आई हम लोग पुट करते, कंपेयर करते, वहां से भी बड़ी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यानी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमें केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना ही करना है। ये तो मैंने जानबूझ के, क्योंकि पढ़ाई हुई है तो मैंने समझा दिया। वैसे बहुत सिंपल था, यहां तो दोनों से इक्वली ही बनना था, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। बट कुछ क्वेश्चंस में अगर हम ऐसे ए क्यूब वगैरह निकालने जाते हैं और 3x3 के मैट्रिक्स होते हैं, वो बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पे केले हैमिल्टन का यूज बहुत इजीली होता है। अब यहीं पे अगर क्यूब निकालना तो थोड़ा लेंदी हो जाता। इज दैट ओके? तो इसलिए ऐसी जगहों पे केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करना, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना, इज बेटर मेथड। इज दैट ओके? तो चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 7x5 वेयर ईच एलिमेंट इज 0 and 1 and all entries in each column are same are। तो हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है भाई, काउंटिंग का क्वेश्चन है। अब मैट्रिसेस ऐसे जिसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, 7x5, यानी ऑफ कोर्स 7 रोज एंड 5 कॉलम्स। मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और जो है हमारे पास रोज होनी चाहिए ऐसे ही 5, तो यहां से ऐसे ये ऐसे बन जाएगी, 3 3 6 और 1 7, ये ज्यादा बन गई एक, कोई बात नहीं। फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 5 हमारे पास जो है वो कॉलम्स है और 7 रोज है। अब कुल मिला के मैट्रिसेस बनाने के लिए हमने ये सारी प्लेसेस फिल करनी है। उसमें से भी अगर आप ध्यान दो, हम यहां पे जो भी एलिमेंट रखेंगे, इस पूरे के पूरे कॉलम में वही सेम एलिमेंट आएगा। यहां पे जो एलिमेंट रखेंगे, इस पूरे कॉलम में वही सेम एलिमेंट आएगा। यहां जो हमने एलिमेंट रखना है वो पूरे कॉलम में सेम आना है, यहां जो रखना है पूरे कॉलम में सेम, और यहां रखा तो वो भी इस पूरे कॉलम में सेम। इसका मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, सिर्फ हमने इन एलिमेंट्स को फिल करने हैं, इसके नीचे की तो सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली वो फिक्स होती ही जाएंगी। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि इन 5 प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज है हमारे पास। जितने वेज में हम ये 5 प्लेसेस फिल करेंगे उतने ही मैट्रिसेस बनेंगे। और ये आई थिंक आपको दिख रहा है, क्योंकि हर एक एंट्री या 0 आनी है 1 आनी है, तो पहली प्लेस को फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज 2 वेज 2 वेज एंड 2 वेज, सारी प्लेसेस फिल करनी है। इसलिए क्या कर दिया हमने इन सबको मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ ways of filling these 5 places is nothing but equal to 32, यानी नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज नथिंग बट इक्वल टू 32। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया? तो अब जैसे यहां पे जो आया बाकी यहां पे आ गया, यहां पे जो आया वो यहां पे आ गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आंसर आ गया 32, यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P की पार्ट T वेयर P का पार्ट T इज ट्रांसपोज, यानी P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 3P माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स X वेयर X इज इक्वल टू दिस सच दैट।
तो इनमें से हमने ऑप्शंस चेक करने हैं। अब देखो एक्स मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है हमने, पी मैट्रिक्स के बारे में ये चीज गिवन है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से पी मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालें? एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आ गया पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3p माइनस आई का होल ट्रांसपोज। अब ये आपको पता है पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज p इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 3 इंटू पी का ट्रांसपोज माइनस आइडेंटिटी का ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि पी ट्रांसपोज हमें पता है इसके इक्वल है, यानी यहां से हम कह सकते हैं 3 इंटू पी ट्रांसपोज जो है वो मेरे पास आ गया 3p माइनस आई एंड दिस इज माइनस आई, यानी p इज इक्वल टू ये आ गया 9p माइनस 3i माइनस आई। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये इधर आ गया तो ये बन जाएगा माइनस 8p इज इक्वल टू माइनस 4i, यानी p मैट्रिक्स आ गया बेटा बेसिकली मेरे पास 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो p मैट्रिक्स ये आ रहा है। अब हमने ऑप्शन देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो चलिए हम बारी बारी से चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। देखो p मैट्रिक्स है हमारे पास हाफ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू x इज x, तो दिस इज हाफ टाइम्स x। तो दिख रहा है ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता। और जैसे ही ये वाली चीज आई तो यहां से हमें दिखा कि p इंटू एक्स इज x/2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ज्यादा हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? दिया बड़ा अजीब सा हुआ था, बट थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज दैट ओके? तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? कंसिडर अ फिक्स्ड मैट्रिक्स बी ऑफ 3x3, यानी जो बी मैट्रिक्स है वो एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे ये कहता है कि विच व्हेन प्री मल्टीप्लाई टू एनी कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 3 एंट्रीज, एक कॉलम मैट्रिक्स से हमने प्री मल्टीप्लाई करना है, यानी b इंटू मान लीजिए वो कॉलम मैट्रिक्स है x, इंटरचेंजेस द फर्स्ट 2 एंट्रीज एंड लीव्स द थर्ड एंट्री। इसका मतलब जब मैंने इसको इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, अब ऑब्वियसली अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लो ये कुछ ऐसे है, 3 एंट्रीज है इसमें। तो जब मैंने ऐसा किया तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसमें क्या हुआ? फर्स्ट 2 एंट्रीज इंटरचेंज हो गई, यानी ये आ गया बी और ये आ गया ए, एंड थर्ड एंट्री एज इट इज रही, यानी ये आ गया सी। तो ये गिवन है हमें। देन दिस मैट्रिक्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू दिस। इसको हमने निकालना है कि ये क्या मैट्रिक्स आएगा। अब ध्यान से देखो, जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6 के ट्रांसपोज से, तो हमने देखना है कि क्या आता है। तो अगर बी मैट्रिक्स आ गया तो हम बी इनवर्स निकाल लेंगे बड़ी इजीली। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले बी मैट्रिक्स निकालते हैं। अब बी मैट्रिक्स जब हम निकालने गए तो यहां से हमें एक चीज समझ आ रही है, देखो ध्यान से, कि बी एक 3x3 का मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लाई होना है ए बी सी से, तो जो आंसर आना है वो आना चाहिए बी ए और सी। अब ये जो एंट्री आएगी ये आएगी जब इस रो के एलिमेंट्स को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आना चाहिए बी। इसका मतलब फॉर श्योर ये वाली एंट्री, जो बीच वाली एंट्री है A12, ये 1 होनी चाहिए, और इसके अलावा जो A11 और A13 बच गई उनको डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा? 0, तभी ये भी आएगा। सिमिलरली ये जो एंट्री है ये आएगी जब हम सेकंड रो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये आना चाहिए A। इसका मतलब फॉर श्योर यहां पे 1 होना चाहिए ताकि ये A आ जाए, और B और C हट जाने चाहिए, इसका मतलब ये 0 0 होना चाहिए। और यहां से अब दिख रहा है कि ये होना चाहिए 0 0 1 ताकि मल्टीप्लाई होकर C बना दे। इसका मतलब बेटा बड़ी सीधी सी बात है कि जो बी मैट्रिक्स है वो आ गया हमारे पास 0 1 0 1 0 0 एंड ऑफ कोर्स 0 0 1। अब हमें इसके इनवर्स की बात करनी है तो हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। अब आई थिंक इनवर्स आप सबको निकालना आता है। जब हम बी का इनवर्स निकालेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी क्या आएगा हमारे पास? ध्यान से देखो, ये होता है हमारे पास कि भाई ट्रांसपोज ऑफ इसके कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, यानी यहां पे आएंगे इसके कोफैक्टर्स, यानी B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31
B32 B33। तो अब हम जल्दी से इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, बड़े आसान आने वाले हैं। तो देखो B11 क्या आएगा, B11 का मतलब है कि -1 की पावर 1 + 1 विच इज 1, और इस रो इस कॉलम को जोड़ा तो क्या आ गया मेरे पास, यहां पे आ गया -1, तो ये बन गया मेरे पास -1। देन अब B12 क्या आएगा, यानी -1 की पावर 1 + 2 विच इज -1, और ये रो और ये कॉलम जोड़ा तो क्या आ गया 1, तो -1 इंटू ऑफ कोर्स 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1। इज दैट ओके? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया भाई, सीधी सी बात है B13, यानी -1 की पावर 1 + 3 विच इज ऑफ कोर्स 4, और जब हमने 4 निकाला तो वो आ जाएगा 1, और वहां से ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो ये क्या आ गया 0 -0, यानी ये वाली एंट्री आ गई 0। एम आई क्लियर? फिर नेक्स्ट, अब ये वाली एंट्री हम लोग निकालते हैं। एक मिनट, गलती हो गई क्या, ये वाला -1 भाई ये है 0, तो दिस इज 0, ओह ये वाला 0 आएगा भाई, सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई, ये वाली जो एंट्री है ये आएगी 0, गलती हो गई। उसके बाद ये B21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 दैट इज 3, यानी -1 बाहर है, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है हमने, तो क्या आ गया 1 आ गया, और बाहर माइनस पड़ा हुआ है तो ये आ गया -1। देन अगर आप ध्यान से देखें, इसका जब हमने निकाला कोफैक्टर तो ये दिख रहा है -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 1, और इस रो और इस कॉलम को जोड़ा 0 -0, यानी ये वाला क्या आ गया 0। सिमिलरली जब हम ये वाला निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। फिर उसके बाद ये वाला निकाला तो यहां से आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर 3 + 1 विच इज 4, यानी 1, और ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 0 -0, ये भी आ गया 0। फिर ये वाला निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 दैट इज 5, यानी -1 बाहर, और ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 0 -0, अगेन ये भी 0। और फिर इसका कोफैक्टर निकाला तो -1 की पावर 3 + 3 दैट इज -1 की पावर 6 विच इज 1, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ा तो ये आ गया 0 -1, तो ये आ जाएगा -1। और इसका क्या लेना है हमने, ट्रांसपोज, यानी यहां से हमें दिख रहा है कि अगर हम B इनवर्स लिखें तो हमें B का डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, और यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल लूं तो देखना जरा क्या आ रहा है भाई, 0 इंटू वो तो 0 हो गया, -1 इंटू 1 -0 तो -1 हो गया, +0 इंटू, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B इज -1, तो ये आ गया मेरे पास भाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, और क्योंकि ये -1 है तो यहां पे अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0 1 0 1 0 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 1 0, देन दिस इज 1 0 0 एंड दिस इज 0 0 एंड 1। यानी यहां पे हमें दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो B का जो इनवर्स है वो एक्चुअली वही आ रहा है जो B है। खैर अच्छी बात है, अब यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो इसमें हमें चाहिए था तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 इंटू ऑफ कोर्स 0 1 0 1 0 0 एंड दिस इज 0 0 1, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके ट्रांसपोज से विच इज 4 5 एंड 6। तो अब हम जब ये निकालते हैं तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो दिख रहा है भाई, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका ऑर्डर अगर हम देखें, ध्यान से देख लेना जरा, इसका ऑर्डर है 1, रो इज 1 कॉलम इज 3, 1 क्रॉस 3, और यहां भी क्या है हमारे पास 1 क्रॉस 3। इज दैट ओके? तो जब हम इसको नहीं सॉरी ये है 3 क्रॉस 3, सॉरी, तो जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 1 क्रॉस 3 का, यानी 1 रो और 3 कॉलम्स ऐसे हमारे पास आएगा। तो यहां पे सबसे पहले ये वाला एलिमेंट आ गया 0 + 2 + 0, यानी कि यहां पे 2, देन इसको जब इधर किया तो 1 + 0 + 0 दैट इज 1, फिर इसको जब हमने इधर किया तो दिस इज 0 देन 0 + 3, तो ये आ गया ये, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 से, तो ये दिख रहा है 1 क्रॉस 3 और ये दिख रहा है हमें 3 क्रॉस 1, यानी आंसर में आएगा एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। और अगर हम वो एंट्री लिखे तो क्या आएगा 8 + 5 + 18, यानी यहां से दिख रहा है 8 + 5 इज 13 + 18 इज 31, तो आंसर आ गया एक मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री है दैट इज 31। सो आंसर टर्न्स आउट टू द ऑप्शन ए। यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप क्लियर है ये वाली चीज। तो देखो देखने में अगेन ये बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा था, बट बी मैट्रिक्स ऑब्जर्वेशन से ही निकल रहा है, समझने वाली चीज है। और ऐसी क्वेश्चन में हम लोग फंसते रहते हैं खामे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है,
A, B, C and X, B invertible matrices of order 3 such that B square is equal to B. जैसे हमने पढ़ा B square is equal to B, तो इसका मतलब यहां से हमें पता लग गया कि जो B का इनवर्स है वो डेफिनेटली B ही है। ऐसा क्यों भाई? B स्क्वायर का मतलब B इंटू बी, यानी B मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब फॉर श्योर कि B का जो इनवर्स है वो क्या होगा? B तो होगा। इनवर्स की डेफिनेशन यही होती है। इफ AX B इज इक्वल टू C, यानी कि A इंटू एक्स इंटू बी अगर C के बराबर है, देन मैट्रिक्स C इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C, ये हमने निकालना है। तो यहां से X निकालना है तो A और B को हटाना है। तो एक काम करते हैं, पहले A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C। अब A इनवर्स इंटू A इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को X से मल्टीप्लाई किया तो X इंटू बी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C। अब B हटाने के लिए B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज X इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स इंटू C इंटू बी इनवर्स। ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, X इंटू आई इज X और इज इक्वल टू आंसर आ गया A इनवर्स इंटू C इंटू बी इनवर्स। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो, A नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है और D। अच्छा, D में A इनवर्स इंटू C इंटू बी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि B इनवर्स तो B ही है, इसलिए हम इस आंसर को ये लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन D। यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो चलिए, आपने अटकना नहीं है, मेरे ख्याल से समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो क्या कहता है, लेट M बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मेट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन M एज A is related to B if and only if A plus B transpose is symmetric. Then R is reflexive only, reflexive and symmetric but not transitive। तो ये हमने चेक करना है, यानी हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ ऑल 2x2 मेट्रिसेस, और उस रिलेशन को हमने चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है हम कब कहते हैं, जब एक एलिमेंट x किससे रिलेटेड हो? खुद के साथ। यानी इस रिलेशन में A की जगह भी x, B की जगह भी x, यानी x रिलेटेड टू x होगा जब x प्लस एक्स ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम मुझे बताओ, अगर x कोई भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, क्या x प्लस एक्स ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा? ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हमने किया हुआ है, यानी विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली भाई रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होती है कि अगर x रिलेटेड टू y है, कैन दिस इंप्लाई दैट y इज रिलेटेड टू x। यानी इस रिलेशन में a की जगह अगर हम x पुट करें तो हम कह रहे हैं x रिलेटेड टू y है, इफ एंड ओनली इफ दिस इंप्लाइज x प्लस वाई ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यही कह रहा है वो। तो अगर वो कह रहा है कि x प्लस वाई ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो इस रिलेशन में y a की जगह y और b की जगह x पुट कर दो। यानी क्या हम यहां से कह सकते हैं y प्लस एक्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक? अब तुम मुझे बताओ सोच के कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, क्या हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो वो क्या है, इसका ट्रांसपोज ही तो है भाई। अगर x प्लस वाई ट्रांसपोज का मैं होल ट्रांसपोज ले लूं, x प्लस वाई ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो क्या आएगा? x का ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाई। अब इसको चाहे x ट्रांसपोज प्लस वाई लिख लो, चाहे y प्लस एक्स ट्रांसपोज। और हमें यह पता है कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली उसका, भैया जब हमने ये लिया ऐसे, तो ये भी क्या आ गया? सिमेट्रिक। तो यानी अगर ये ट्रांसपोज है तो ये भी ट्रांसपोज। इज दैट ओके? यानी अगर x रिलेटेड टू y है तो y भी रिलेटेड टू x है, यानी डेफिनेटली रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। डन। अब ट्रांजिटिव। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने चेक करना होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो क्या ये इंप्लाई करता है x इज रिलेटेड टू z? x रिलेटेड टू y है मतलब x प्लस वाई ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हम लोगों को पता है। एंड y रिलेटेड टू z है, यानी कि y प्लस z ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब यहां से हमने चेक करना है कि क्या हम x प्लस z ट्रांसपोज को सिमेट्रिक कह सकते हैं?
तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखो हमें चाहिए x प्लस जेड ट्रांसपोज, तो बोलो क्या करना चाहिए? ये जो दोनों गिवन क्वांटिटी है मैं दोनों क्या कर देता हूं, ऐड। तो अगर ये सिमेट्रिक है ये भी सिमेट्रिक है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि दोनों का जो सम आएगा दैट इज दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब y ट्रांसपोज प्लस y, ये तो हमें पता है कि y जो मर्जी 2x2 मैट्रिक्स हो हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अल्टीमेटली ये पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि जो x प्लस जेड ट्रांसपोज मैट्रिक्स बच गया वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। यानी अगर ये है और ये है तो ये भी डेफिनेटली होगा ही होगा, यानी रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है, और अगर तीनों है तो डेफिनेटली रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ आया कैसे हमने इक्विवेलेंस चेक किया? देखो अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन का क्वेश्चन आया था 1 1 on 2, अब किसका क्वेश्चन आ गया, इक्विवेलेंस का, कि इक्विवेलेंस है या नहीं। इज दैट ओके? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे हमने क्या किया है। इज दैट ओके? तो चलिए फिर समझ आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो कहता है इफ दिस इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स इक्वल्स, ऑप्शंस दिए हुए। अब कैसे किया जाए? देखो कुछ बच्चों के मन में आता है कि यहां से आप ए मैट्रिक्स निकाल लो और फिर उसका इनवर्स निकाल लो, बिल्कुल ठीक। अब ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई ए को मानेंगे हम एक 3x3 का मैट्रिक्स, नॉनो अननोन्स आएंगे और कैलकुलेशंस बड़ी खतरनाक सी बनेगी। मतलब चल तो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको दिख रहा है काफी लेंदी हो जाएगा। उसकी बजाय अगर मुझे यहां पे ए इनवर्स ही निकालना है, देखो फॉर द टाइम बिंग मैं इस मैट्रिक्स को से बोल देता हूं बी और इस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूं सी, यानी हमें दिया हुआ है बी इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो एक काम करते हैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स, बोलो चलेगा? और अब यहां से a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो b इंटू आइडेंटिटी इज b इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। अब ये c को हटाना है, तो इस c को हटाने के लिए हम c इनवर्स से क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई, तो c इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू सी इंटू ए इनवर्स, और ये आ गया आइडेंटिटी, यानी c इनवर्स इंटू b किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स। यानी अगर हमने a का इनवर्स निकालना है तो मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेता हूं और उसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो भी a का इनवर्स आ ही जाएगा। तो यानी हमें अननोन कोई भी पिक्चर में लाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम यही मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का निकालते हैं इनवर्स। अब इनवर्स आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू इट्स एडजॉइंट, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ c अगर हमने निकालना है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर यानी -1 की पावर 1 + 1 विच इज 1, और इस रो इस कॉलम को छोड़ा 120 माइनस ऑफ कोर्स 12, 120 माइनस 12 इज ऑफ कोर्स 8, नहीं सॉरी 108। इज दैट ओके? अब ये वाला -1 की पावर 1 + 2 यानी नेगेटिव आएगा। अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ा दिया गया 0 - 3, तो ये बन जाएगा -3। नेक्स्ट ये वाला -1 की पावर 1 + 3 विच इज 1, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ा दो 0 - 5। नेक्स्ट अब यहां पे ये वाला -1 की पावर 2 + 1 विच इज -1, और इनटू अगर आप ध्यान से देखो अब ये रो और ये कॉलम छोड़ा दो 48 - 120, 48 - 120 देखिए जरा कितना आया, तो 120 में से 50 गया 70 और 2 और तो 72, तो ये आ गया 72। इज दैट ओके? भाई यहां से हमारे पास 48 - 120 विच इज ये, तो यहां पे ऑफ कोर्स क्योंकि छोटा नंबर किया है तो एक और माइनस है प्लस बन गया, फिर -1 की पावर 2 + 2 विच इज 1, और इनटू अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो ये क्या बना 24 - 30 विच इज -6, देन ये वाला -1 की पावर 2 + 3 दैट इज -1 इनटू, अब यहां पे भाई ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो दिस इज 4 - 2 इज 2, देन ये वाला A31 -1 की बार 3 + 1 विच इज 4 तो 1, और उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ा 6 - 150 दैट इज -144,
उसके बाद अगर आप ध्यान देखो ये वाला a की -1 की पावर 3 + 2 दैट इज -1 इंटू, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 3 - 0 तो ये आ गया ये, एंड देन ये वाला -1 की पावर 3 + 6 विच इज 6 तो 1 आ गया, और ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 5 - 0 दैट इज 5, और हमने इसका ट्रांसपोज लिया। तो अब ध्यान से देखो एडजॉइंट मुझे दिख रहा है, अभी मैं ठीक करके लिख रहा हूं 108, देन दिस इज 3, दिस इज -5, देन दिस इज 72, this is -6, then this is -2, then this is -144, this is -3, and of course this is 5. तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और हमें सी का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी हम निकाल लेते हैं। अब ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी जब हम निकालने गए तो दैट इज 1 इंटू क्या बनेगा देखना जरा भाई, 120 - 12 दैट इज 108, यही आएगा। फिर -2 इंटू, अब ये रो ये कॉलम छोड़ा तो 0 - 3 दैट इज दिस, प्लस 30 इंटू, अब ऑफ कोर्स ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो 0 - 5, तो यहां से हमें दिख रहा है 108 + 6 114 -150 यानी कि -36। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पे c का इनवर्स लिखूं तो c का इनवर्स आ गया -1/36 इंटू ये वाला मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो में हमारे पास 108, 72 एंड -144, फिर सेकंड रो में है हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें 3 - 6 -3, 3 - 6 -3, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो थर्ड रो में हमारे पास -5, -2 एंड 5, तो ये आ गया हमारे पास C इनवर्स। ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो यहां से मैं -1/36 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 108 अपॉन दिस, तो ये बन गया -3 आई थिंक, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा -1/36 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा -1/12, देन ये बन जाएगा -1/6 और ये बन जाएगा +1/6 और ये बन जाएगा 1/12, देन यहां पे ये आ गया मेरे पास 5/36 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/18 और ये आ जाएगा -5/36। तो ये मैट्रिक्स बन गया भाई, सीधी सी बात है ये वाला। तो यहां से हमें दिख रहा है C इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता है जो A इनवर्स है वो है एक्चुअली C इनवर्स इंटू बी, A इनवर्स इज C इनवर्स इंटू बी, तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं C इनवर्स। अब C इनवर्स है हमारे पास -3 -2 4 -1/12 1/6 of course 1/12, then 5/36, then this is 1/18 and this is -5/36। और इसको अब हमने करना है मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई, जिसकी फर्स्ट रो में हमें दिख रहा है 2 - 1 - 6, 2 - 1 - 6, देन सेकेंड रो में हमें दिख रहा है -3 4 7 -3 4 7 और थर्ड रो में है हमारे पास 1 - 8 0, तो दिस इज 1 - 8 एंड 0। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई किया ध्यान से देखिए तो ये आ गया एक बड़ा सा मैट्रिक्स, ये बना लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहला एलिमेंट आएगा जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दिस इज -6 + 6 दैट इज 0 एंड +4, तो ये पहला एलिमेंट तो आ गया आसान सा 4। नेक्स्ट देन यहां से आ गया मेरे पास भाई, इसको करना है हमने इधर, तो सेकंड रो को जब हम इसको हमने किया फर्स्ट रो को जब हमने किया सेकंड कॉलम से, तो ये क्या बना 3, देन -8 और -32, 3 -8 और यहां से क्या था ये -32, तो ये बन गया -40 + 3 दैट इज ऑफ कोर्स 37, वो भी विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा -37। इज दैट ओके? अब यहां से नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट यानी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो क्या बनेगा भाई 18 -14 दैट इज 4 और +0, तो ये आ गया 4। ये तो सिंपल से आए। अब ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा -1/6, देन ये इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज -1/2 और फिर ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो +1/12, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12 और ऊपर अगर आप ध्यान से देखो ये बन गया -2 -6 + 1 यानी -8 प्लस ये, तो ये आ जाएगा -7/12। इज दैट ओके?
तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बनेगा 1/12, देन दिस इज बाई 4/6 यानी कि 2/3, और फिर अगर आप ध्यान से देखो -8/12 यानी कि -2/3। इज दैट ओके? तो ये हुआ कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/12। इज दैट ओके? अब यहां से नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करना इधर, ऐसे ही करते जा रहे हो ना, तो ये क्या बनेगा -6 इंटू -1/12 यानी 6/12 यानी 1/2, देन दिस इज 7/6 एंड देन दिस इज 0, और इन दोनों का सम। तो ये बन गया मेरे पास 6 + 14 दैट इज 20/12 आई थिंक, यही बनेगा। देखो जरा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम, और सॉरी मैंने गलत ले लिया। तो ये बन जाएगा मेरे पास भाई 3, तो 7 + 3 10/6, 10/6 इज 5/3। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले को, इसको हमने करना है इधर, तो ये बना मेरे पास 5/18, देन ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -3/18 यानी कि -1/6, एंड फिर ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो दैट -5/36। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 36, और यहां से हमें दिख रहा है ये बन गया 10 -6 -5, तो ये बन गया 10 - 11 दैट इज -1, तो ये आ गया -1/36। इज दैट ओके? ये ध्यान से भाई जोड़ना घटाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में। अब नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट, यानी इसको करना है सेकंड कॉलम से, तो ये क्या बनेगा -5/36, देन दिस इज 4/18, 4/18 यानी कि 2/9, एंड देन दिस इज दिस, तो ये आ गया -8/18 यानी कि -4/9। तो यहां से ये दिख रहा है एलसीएम इज 36, तो ये आ गया -5 + 9 4 जा, तो 4 2 जा 8, एंड 9 4 जा, तो 4 4 जा 16, तो ये बना -21 + 8 क्या बना -13, तो दिस इज -13/36। और नेक्स्ट फिर इसको इधर करना है, तो ये आ जाएगा -30/36 यानी कि -5/6, देन इसको जब इधर किया तो +7/18, एंड ऑफ कोर्स +0, तो यहां पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 18, तो 5 3 -15 + 7 दैट इज ऑफ कोर्स -8/18, तो ये बन गया -4/9। तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें इनवर्स, जिसकी फर्स्ट रो में है 4 -37 4, तो 4 -37 4 यहां भी है और वहां भी है। उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास -7/12 1/12 एंड 5/3, -7/12 1/12 एंड 5/3, बिल्कुल ठीक। थर्ड रो में -1/36 -13/36 एंड -4/9, तो ये वाला गड़बड़ हो गया यार, कैसे हो गया ये? यानी ये वाला एलिमेंट गलत है, मतलब जब हमने थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया, देखिए जरा एक बार, हो सकता है हमारे से कोई गलती हो गई हो, तो ये गलती हम लोग चेक कर लेते हैं। इधर इसको किया तो दिस इज -5/36, देन इसको इधर किया तो +4/18, और फिर ये इधर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास भाई माइनस यानी +40/36। कुछ गड़बड़ हो गई मेरे को लगता है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 8/36, तो ये बन गया 48 - 5, बिल्कुल ठीक बात है, ये 43 आएगा। आई थिंक मेरे से लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है, तो 43/46 बिल्कुल ठीक। तो इसलिए यहां से हम लोगों को नजर आ रहा है भाई हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। इज दैट ओके? अब ये भी यही है। अच्छा, यहां पे -4 का फर्क है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा फर्क दिया हुआ है, और यहां भी अगर आप ध्यान से देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, यहां भी एक, यहां -4 डाला, देखो बिल्कुल थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो हमारा आंसर गया, एक +- भी गलत हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा सारा कुछ ठीक करते हुए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हमारी कैलकुलेशन एरर ना हो जैसे मेरे से हुई थी। इज दैट ओके? बट मेरे पास क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल थे तो मेरे को ठीक मिल गया अपने आप। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस, आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये ध्यान से बहुत बच्चे इसको लेंथी प्रोसेस से करेंगे, पहले ए निकालने पे जाएंगे, फिर ए इनवर्स पे जाएंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो आप करके देख सकते हो सकता है वो भी हो जाए इजीली, आप करके देख लेना अपने आप। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, और इसके साथ साथ जो हमारा ये चैप्टर है मैट्रिसेस का वो भी यहीं खत्म होता है, और ये लेक्चर भी यहीं खत्म होता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरे ख्याल से आप सबको पता है कौन सा होना चाहिए। जी हां, डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।